नमस्ते। मेरे साथ एक तरह से इंडियन जर्नलिज्म के इस समय जो 2-3 सबसे सीनियर मोस्ट है, उसमें वन ऑफ देम परंजय गुहा ठाकुरता। हम सब लोग बड़े हुए और इनको इनकी पत्रकारिता को हरदम सलाम करते रहते हैं बिकॉज़ परंजय दा की पत्रकारिता में एक जो चीज़ है, वो पॉलिटिकल के पीछे की जो बातें होती हैं, जो इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, बिज़नेस रीज़न्स हैं, कैसे होता है, लॉबिंग क्यों होता है और एंड सबसे बड़ी बात ये है, few of the Indian journalists who have written extensively in a book form. खूब बुक्स आई हैं। परंजदा एक जो अभी अभी जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन तो नहीं बोलेंगे, पर देयर इज अ चेंज, समथिंग हैज चेंज। शेख नहीं, हसीना आप क्यों सत्ता परिवर्तन नहीं कहेंगे? रेजिम चेंज हो गया। रेजिम शेख चेंज हो हसीना, हाँ, आप कह सकते हैं ना। गया। 15 ओके, साल के बाद शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आज वो भारत में कहीं है, तो जी, रेजिम तो चेंज हो गया। जी। मगर नया रेजिम का कैसा स्वरूप चेहरा होगा, स्वरूप क्या स्वरूप चरित्र और वो नहीं। होगा? करेक्ट, करेक्ट। तो परंजना मैं इसलिए इसको कह रहा था कि उसके बहुत से डायमेंशंस हैं। हमारे दर्शक कल से रोज लगातार सुन रहे हैं कि सही है, नहीं सही है। खालिदा जिया अच्छी हैं, मोहम्मद यूनुस साहब हैं। मैं मोहम्मद यूनुस साहब पे भी लास्ट में एक आपकी टिप्पणी लूंगा। लेकिन अभी एक जो बड़ी बात है कि इंडिया बांग्लादेश का करीब 13 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और उसमें बहुत सालों से हो रहा है। जब से बांग्लादेश वजूद में आया तब से हमारा उनका ट्रेड है। लेकिन हाल के दिनों में एक हमारे अडानी साहब का एक पावर प्रोजेक्ट लगा और वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज में आया। तो मैं इसलिए जरा उसमें मेरे दर्शक और मैं भी समझना चाहूंगा। एक पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने के लिए कोयला लेता है, थर्मल पावर लगता है जिसमें प्रदूषण ज्यादा होता है। वो कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाएगा, लगाएगा गोड्डा झारखंड में और सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। ये कुछ बात का मतलब प्रदूषण हमारे यहाँ होगा सब कुछ। तो एक तो इसको समझाइए एंड इसमें भी बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस हुए थे प्राइसिंग को लेके। जरा मुझे डिटेल में परंजा मुझे और मेरे दर्शकों को एंड यू आर फ्री टू, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आनंदवर्धन सिंह जी। आपका आपका कार्यक्रम में, आपका प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया और बहुत तारीफ किया। इतना तारीफ आप मत कीजिए, भविष्य में हम लोगों का नजर तो लग ही जाएगा। आजकल हमें कोई नौकरी देने के लिए तो तैयार नहीं है। तो आपने जैसे कहा, ये जो बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुई है सरकार के, इसके असर तो हाँ, राजनीति, विदेश नीति, इसमें तो सब। मगर भारतवर्ष और बांग्लादेश के बीच जो आर्थिक संपर्क है, इसके ऊपर भी एक जरूर एक असर पड़ेगा। जैसे आपने अभी अभी कहा कि लगभग अमेरिकी डॉलर 16 बिलियन आपने कहा ना, टू वे तेरह ट्रेड। तेरह सॉरी, तेरह 13 बिलियन, सॉरी मैं माफ कर रहा हूँ। जी। और इसमें बहुत सारे ये जो कारोबार होता है बांग्लादेश और भारतवर्ष में, इसका ये मदद कर रहे हैं। भारतवर्ष का एक सरकारी बैंक है, इसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। आप देखेंगे कि लगभग पिछले 15 साल, जिस समय शेख हसीना बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना, उसमें से आज तक 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा अलग अलग लोन एग्जिम बैंक में दिया। इसमें सरकारी संस्था है, निजी संस्था है। सरकारी संस्था में देखिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। निजी संस्था में बहुत सारे कंपनीज है, ग्रुप्स है, जैसे जिंदल स्टील वर्क्स, आदित्य बिरला ग्रुप, जो जो लगेज बनाते हैं, वीआईपी लगेज बनाते हैं। तो आप एमामी, जैसे एमामी है आपका, अलग अलग कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। डाबर अलग अलग कॉस्मेटिक्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स। और मैरिको जो तेल बनाते हैं, पैराशूट बैंड तेल बनाते हैं, जो रंग बनाते हैं, एशियन पेंट्स, पिडीलाइट, टाटा मोटर्स, हीरो हीरो मोटर्स, जुबिलेंट फूड्स जिसके साथ आपका वो डोमिनोज का फ्रेंचाइजी है भारतवर्ष में। सारे ऐसे कंपनी हैं जो बांग्लादेश में कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं। और लगा एक ट्रेड है, वो लैंड ट्रेड है जो। और आप ये मत भूलिए कि बांग्लादेश का तीनों तरफ भारतवर्ष है, पश्चिम बंगाल है, आपका असम है, आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो एक तरह से तीनों साइड से है।
बहुत लोग ये नहीं जानते कि ढाका और अगरतला के बीच जो सिर्फ 250 किलोमीटर, मतलब दिल्ली जयपुर, दिल्ली से जयपुर आप रोड से जाइए, आप 3.5-4 घंटा में पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश में समय लगता है क्योंकि कस्टम्स पोस्ट है दोनों साइड में। मैंने खुद गया वहां पे, तो आपने ये कम से कम, जैसे मैंने कहा, 38 ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पे। मगर मैं समझता हूं इसमें सबसे विवादित, सबसे कंट्रोवर्शियल जो प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र आपने अभी अभी किया, ये है अडानी और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब देखिए, आपने जो किया वो थोड़ा और विस्तार से मैं बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट क्या, एक एग्रीमेंट कहिए, डील कहिए, विश्व में कहीं आप नहीं मिलेगा। कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, कारमाइकल, इंडोनेशिया से भी आ रहा है। ये कोयला जो खनन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये नियंत्रण कर रहे हैं अडानी ग्रुप। इन्हीं का जहाज में वहां से समुद्र से आ रहे उड़ीसा में धामरा पोर्ट, और धामरा पोर्ट कौन नियंत्रण कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहे हैं, कौन, वो भी अडानी ग्रुप। भारतीय रेल डेडिकेटेड रेलवेज है जो जा रहे झारखंड में, वहीं से जा रहे कोयला लेके। और सबसे आश्चर्य बात है, देखिए, झारखंड में बहुत कोयला खनन होता है, तो आप कोयला ले आ रहे ऑस्ट्रेलिया से, और आपने झारखंड में गोड्डा में आप विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, और ये जो पावर आप जनरेशन कर रहे हैं, इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं बांग्लादेश में। सबसे आश्चर्य बात है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं और पब्लिकली कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ छुप के। आप पावर परचेस क्या है वो अलग बात है, मगर क्या कह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बहुत है भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश सरकार का एक संस्था है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, इसके अडानी घराना आ रहे हैं, और ये दोनों देश के लोग, और मैं नहीं, ये है BD रहमतुल्लाह जी, जो ये बांग्लादेश का जो ये पावर डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल थे। बोले जितने स्टेक होल्डर है, जितने हिस्सेदार है, सिर्फ एक ही हिस्सेदार, एक ही ग्रुप को फायदा मिल रहा है, ये है अडानी ग्रुप। थोड़ा पीछे हटके चलिए आप, 2015 में मोदी जी भारत सरकार में प्रधानमंत्री होके आए हैं। ढाका उन्होंने गया शेख हसीना से मिलने के लिए, 2015 के बाद में कर रहा हूं। उसके बाद एक ये नया एक प्रोजेक्ट वहीं से शुरू होता है। PPA जो है ना 2 साल बाद होता है, पावर परचेस अग्रीमेंट अडानी ग्रुप के साथ, वो 2017 में हुआ, मगर वहीं से शुरू हो रहे। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट का जरूरत था कि नहीं, ये इस पहला सवाल। 2015 में बांग्लादेश अपने उत्पादन कर रहे थे 12,000 मेगावाट, मगर उसका सबसे पीक में, जब सबसे ज्यादा डिमांड जब होता है, शीर्ष में जाता है, वो 8,000 से थोड़ा ज्यादा, 8,200 मेगावाट। इसके मतलब उसी समय 215 में बांग्लादेश के पास सरप्लस कैपेसिटी था, कि उसका जितना डिमांड है उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी है। ठीक है, मान लिया कि बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में बेहतर होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ेगा। मगर ये जो प्रोजेक्ट है जो झारखंड में गोड्डा में है, इसका क्या कैपेसिटी है? इसका कैपेसिटी है आपका 1600 मेगावाट। तो पहला सवाल है, मैं आपके साथ मैं आलोचना कर सकता हूं कि ये प्रोजेक्ट और ये विद्युत, ये बिजली बांग्लादेश के लिए नहीं, जरूरत नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश में और भी ऐसे बिजली उत्पादन के लिए कोयला के ऊपर निर्भर कैसे करता है,
उन्हीं के देश में हो रहे। एक पायरा करके एक जगह में है, एक बांस खाली बोल करके एक जगह है, रामपाल करके एक जगह है। और वहां के जो विशेषज्ञ है कि 2025-26 तक हम बांग्लादेश के पास बिजली उत्पादन के लिए बहुत ही कैपेसिटी है। तो ये नया कैपेसिटी क्यों है? मैं उन्हीं के समय उन्हीं के लोग क्या कहा, मैंने बांग्लादेश के लोग क्या कह रहे हैं कि बोला कि शेख हसीना मोदी जी का दोस्त श्री गौतम अडानी को खुशी करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जिसका नाम जिक्र किया अभी अभी, BD रहमतुल्लाह जी और भी ऐसे विशेषज्ञ एकदम साफ कहा। और आपका जो दर्शक है, आप गूगल कीजिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आप अल जजीरा पढ़िए, आप बांग्लादेश का जो अलग अलग अखबार है, जाने माने अखबार है, उसमें मेरा साथ भी एक साक्षात्कार ये थी, प्रोथम आलो की पहला बार जो सूरज का किरण आता है, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, अडानी वॉच जो ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं, जो रवि नायर, आपने बहुत बार उनको इंटरव्यू किया, उनका आप लेख पढ़िए। बांग्लादेश का जो न्यूज एजेंसी का लेख पढ़िए, यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, मैं मान लिया बांग्लादेश, शेख हसीना के लोग बोले हमारे मीडिया वालों कुछ भी लिख देते हैं, मगर बात यह है कि पहला जो सवाल है कि ये बिजली का प्रोजेक्ट का जरूरत है। किस तरह से ये बिजली का प्रोजेक्ट शुरू हुआ भारतवर्ष में, झारखंड में। उस समय झारखंड का मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी का रघुबर दास जी। उस इलाका को एक SEZ बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। वहां पे 2003 में मार्च में टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हुई थी और 2000 आपका उसी साल 2023 में अप्रैल मई में पूरा ट्रांसमिशन, मतलब झारखंड से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश। बंगाल के लोग भी इसका विरोध किया, वहां गोड्डा का आदिवासी भी लोग भी बहुत इनका विरोध किया। वहां के जो वहां के पानी, जो नदी का पानी आप ले रहे, वहां के जो लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंटल जो कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, वो भी बोला ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी विरोध किया, कितने लोगों को इनके ऊपर सरकार, वहां झारखंड पुलिस का कार्रवाई किया, जेल में डाला लोगों को। जो भी अपना भूमि वहां का अधिग्रहण करने के लिए विरोध किया, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई किया। और एक बार जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है तो इसमें राज्य सरकार का हाथ ही नहीं रहता, सब कुछ केंद्र सरकार का आ जाता है। उसके बाद सुनिए, ये जो PPA, पावर परचेस एग्रीमेंट, ये एकदम एक अडानी पावर को फायदा मिल रहा है, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश का सरकार को नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बांग्लादेश के जो विशेषज्ञ है, बांग्लादेश का जो पत्रकार है, उनका कहना ये है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, एक समय बात चल रहे थे कि ये इसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। एक अमेरिका में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, IEEFA, 2018 में प्रोजेक्ट शुरू हुई, PPA शुरू हुआ। एक साल के बाद उन्होंने क्या लिखा, तीन सेंटेंस इन्होंने दिया, टू एक्सपेंसिव, टू लेट, टू रिस्की फॉर बांग्लादेश, खतरनाक। और बोला है ये पूरा अडानी का जो एक विवादित एक कोयला खनन का प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में, कारमाइकल माइन, उसको फायदा मिलेगा सबसे ज्यादा, मतलब अडानी ग्रुप को मिलेगा। और देखिए, एक बार आपका वो इलाका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब बन जाता है तो आपको कर नहीं देना पड़ता, आपका कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इसका सब छूट आपको मिल जाता है। बात यह है कि ये जो आपको फायदा मिल रहा है, जो भारत सरकार आपको कर के ऊपर जो टैक्स मिल रहा है, इसका फायदा बांग्लादेश का लोगों को मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। बोला आप जो भी हमें दे रहे, आप क्या राइट साइड जो दाम आप दे रहे, जो आप जो प्राइस कर रहे,
ये ठीक दे रहे हैं? जब रवि नायर, आबिर दासगुप्ता, इन लोग मिलके पहला बार जो पीपीए पब्लिक हो गया, एकदम छुपा के रखा था, एकदम सब कुछ लोगों को नहीं बताया था, एक पावर परचेस एग्रीमेंट, ये भी बहुत मुश्किल से रवि और आबिर मिला, वहां के कुछ लोग इनको दिया, बाद में ये अल जजीरा को मिल, बहुत लोगों के पास, वॉशिंगटन पोस्ट के पास, सबको, सबके साथ सब लोग मिलके क्या कह रहे हैं, अडानी को फायदा मिल रहा है और आप अमेरिकी डॉलर में आपको पेमेंट आ रहे हैं। रवि जो विश्लेषण किया था वो कह रहा 3 गुना तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, जो पावर का टैरिफ है किलोवाट आवर पर यूनिट आपको देना पड़ेगा, 3 गुना देना पड़ेगा। तो अडानी बोले नहीं 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 नहीं, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज, ये आपका जो गणित है ये ठीक नहीं है। मगर ये फैक्ट है कि सिर्फ मैं जैसे पत्रकार या रवि जैसे पत्रकार या आबिर जैसे पत्रकार, आबिर आजकल मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में काम करे, ये बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के ऑफिसर्स, बांग्लादेश के भूतपूर्व बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के ऑफिसर, उन्होंने ये बात कर रहे कि हम ये बिजली, ये विद्युत हमारा जरूरत नहीं है, फिर भी हम एग्रीमेंट दो सरकार साइन कर दिया, हमें खरीदना पड़ रहा है, और किस कीमत में हम खरीद रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं, जैसे आपको कहा, हमारे भारतवर्ष का सरकारी बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो तो आपको अभी अभी बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने सॉफ्ट लोन दिया, 10 बिलियन लोन दिया पिछले लगभग 15 साल में, करेक्ट 30 प्रोजेक्ट, और बहुत सारे इसमें सरकारी संस्था है, निजी संस्था है, मगर ये सबसे विवादित ये प्रोजेक्ट, ये अग्रीमेंट। जी परंजन, एक चीज जरा और बता दीजिए, बिकॉज जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तो भारत को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, भारत को केवल प्रदूषण और वो मिल रहा है। एक दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो एमपी हैं, उनका वो निशिकांत दुबे जी हैं, जो बहुत वोकल रहते हैं, लेकिन गोड्डा के बारे में वो आज तक कुछ नहीं बोले हैं, अडानी जी के बारे में आज तक वो बिल्कुल चुप है। मैं जहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है परंजिता, बांग्ला जो इनका अग्रीमेंट भी है, उसका विरोध बांग्लादेश में अभी हाल में हुआ है, क्योंकि अग्रीमेंट यह है कि कोयला एक्स प्राइस पे खरीदेंगे और बिजली फिर वाई प्राइस पे मिलेगी। तो बिजली की कीमत एक्स पे डिपेंडेंट है, और ऐसा बांग्लादेश के बहुत जगह ये आरोप है कि वो जो एक्स है वो मैनिपुलेटेड है, जो हम हिंदुस्तान में भी हुआ है। कोयला जब लाते हैं अडानी जी तो कहीं और से घुमा फिरा के कागज को इधर उधर से करके ले आते हैं, दिस ऑल्सो इज हैपनिंग। इस पे आपको क्या लगता है कि जो नई बांग्लादेश की रिजीम आएगी, अ प्रोजेक्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम, अ प्रोजेक्ट जहां पे वो बहुत महंगे बिजली खरीद रहे हैं, क्या ये इस पे भी रीलुक हो सकता है, या ये सॉवरेन अग्रीमेंट है तो कुछ नहीं होगा? देखिए, इस विषय के ऊपर भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी मैं एक दो सिनेरियो आपको बता रहा हूं। समझ लीजिए, जो भी नया बांग्लादेश का सरकार, जो भी बांग्लादेश का आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे, जो भी, शायद चुनाव भी हो सकता है, बहुत लोगों का बात हम सुन रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जी के बात सुन रहे हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजयी है। अब अगर बांग्लादेश सरकार ने इसके ऊपर जांच करते हैं, ये संभव है, ये तो बांग्लादेश सरकार कर सकते हैं, मगर ये दो सरकार के बीच साइन हुआ एग्रीमेंट, मगर इसमें निजी कंपनी भारतवर्ष में है जैसे आपने कहा, मगर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये तो केंद्र सरकार, हमारे जो वाणिज्य डिपार्टमेंट है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अब सुनिए, बहुत सारे विवादित है, एक तो कोयला का दाम, और कोयला का दाम के साथ विद्युत का दाम, किस तरह से इसका पेमेंट होना चाहिए, यूएस डॉलर में कैसा पेमेंट होगा, और भी विवादित चीजें हैं इसमें, जो हम कहते हैं कैपेसिटी चार्ज, कि ये जो बिजली उत्पादन का जो आपका प्रोजेक्ट है गोड्डा में, 1600 मेगावाट है पावर, इसको बनाने में 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ, लगभग 14,000 करोड़ के आसपास। तो ये जो
1600 मेगावाट बिजली आप दे रहे हैं। ये एग्रीमेंट भी ये भी लिखा है कि मिनिमम ऑफ टेक आपको 34%, मतलब 34% ये प्लांट का जो बिजली जो उत्पादन करेगा, ये आपको इसका पैसा आपको देना ही पड़ेगा। आप ये बिजली आप इसका उपभोग करिए या नहीं करिए, आप लेंगे या नहीं करिए, मगर इतना मिनिमम जो हम कहते हैं मिनिमम ऑफ टेक के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप सुनिए, इसके बाद समझ लीजिए, ये भविष्यवाणी में कर रहा हूं, क्या होगा नहीं होगा कहना बहुत ही मुश्किल है। समझ लीजिए ये जो नया सरकार है ढाका में, इसके ऊपर जांच करा, और जांच करने के बाद वो कहेंगे कि हाँ ये जो एग्रीमेंट है, ये पावर परचेस एग्रीमेंट हमारे फेवर में नहीं है, हम इसको बदलने चाहते हैं। अगर हम बदलने चाहेंगे तो अडानी जी के साथ बैठ के बातचीत करना पड़ेगा, नया क्या टर्म्स होगा, कंडीशंस क्या होगा, सिर्फ अडानी जी क्यों, इसमें भारतवर्ष पे हमारे देश का भी भारत सरकार, भारतवर्ष के विदेश मंत्रालय में भी आज आ सकता है, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य डिपार्टमेंट भी आ सकता है। समझ लीजिए हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। बांग्लादेश ढाका बोलते हैं ये एग्रीमेंट हम कैंसिल कर सकते हैं, हम एकदम रद्द कर देंगे, खत्म कर देते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ा विवादित होगा, इसके बहुत कानूनी एक इसके इम्प्लीकेशन है। तो आप चले जाइए, हेग में चले जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, या कुछ आर्बिट्रेशन होना। तो देखिए, कहना मुश्किल है क्या होगा या नहीं होगा, मगर अभी तक जो स्थिति है, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे बांग्लादेश का विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये कुछ सालों से चल रहे हैं। आपको जैसे मैंने कहा 2023 से, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी 1.5 साल नहीं हुआ मगर 1 साल से ज़्यादा हो गया। आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसका निर्यात कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा नहीं होगा, समय बताएंगे। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ, आपने ये सवाल नहीं किया, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। परंजिता, एक मेरा सवाल है, मैं उसके साथ ही आप एक साथ ही सम अप कर दीजिए एक साथ। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश का ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, इसका मूलतः स्टूडेंट एजिटेशन से हुआ, जो आरक्षण को लेके था। ट्रिगर वो हुआ, बांग्लादेश की टोटल आबादी 17 करोड़ है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और वहां पे जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो 3 करोड़ हैं। तो ये महंगाई और बेरोजगारी ड्रिवन है। और अब जब उनको मोहम्मद यूनुस साहब को एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना के जब बिठाया गया है, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो बांग्लादेश की आर्थिक अवस्था को सुधारने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकली उनकी बहुत वो नहीं है, उनका जो जो दम है और उनको जिसलिए दुनिया जानती है, उनको बांग्लादेश की आर्थिक उन्नति में उनका बहुत हो रहा है, ग्रामीण बैंक और उनके अपने अपने एक्सपेरिमेंट हैं। जी, तो जी, उनका आज वो जाने माने हैं और वो नोबेल पुरस्कार हैं ये फाइनेंसिंग के ऊपर। आप जैसे कहेंगे स्मॉल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मैं उसी पे मैं प्रश्न ये था परंजिता, कि ऐसा लगता है कि अब जो बांग्लादेश में जो भी रिजीम आएगी, उसकी बेसिक क्राइटेरिया, जैसे एक समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आर्थिक नीतियां होंगी, और शायद उसमें कुछ बहुत से चेंजेस होंगे। परंजिता, इसको भी जरा एड्रेस कर लीजिएगा। इस देखिए, इसके ऊपर आपने जिस तरह से विश्लेषण किया, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। आप जो कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इसमें इसका कारण क्या है, और ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो विवाद इतना बड़ा हो गया, इसका कारण क्या है। उससे पहले आपने ठीक कहा, मोहम्मद यूनुस जनाब, पूरा विश्व उनको पहचानते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अपने आप को सहायता दिया, और आप इनका कारोबार करने के लिए इनको जो पैसा का जरूरत है, लोन आपने, ये भी एक विवादित चीज है। ऐसा नहीं है कि सब सहमत है। लोग बोलते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्यों चल रहे, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो बैंक है वो ठीक तरह से अपना नहीं काम कर रहे, और माइक्रो फाइनेंस जो
लोन्स देते हैं, ये कर्ज जो आप देते हैं, ये कर्ज के ऊपर जो ब्याज दर होता है वो बैंकों से ज्यादा। तो कहना है कि अगर हमारे बैंक ठीक तरह से बेहतर तरीका से काम करते हैं तो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जरूरत नहीं। ये अलग विषय है और इस विषय के ऊपर पूरा विश्व में एक तरह से बातचीत हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। मगर आपने जैसे विश्लेषण किया, बिल्कुल ठीक किया आपने, कि आज मोहम्मद यूनुस या जो भी बांग्लादेश की एकदम शीर्ष में, उनका नाम कुछ भी कहिए, सलाहकार बोलिए, प्रधानमंत्री कहिए, जो भी सत्य में अभी बांग्लादेश में, उसके सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। हम सब जानते हैं, बहुत सालों से हम सुन रहे किस तरह से शेख हसीना स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधा भारतवर्ष से भी अच्छा किया। आज बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है भारतवर्ष में ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहे, विश्व बैंक कह रहे, IMF कह रहे। मगर पिछले, मैं समझता हूं, लगभग 2-2.5 साल से बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था में एक तरह से उन्नति तो भूल जाइए, अवनति हो गया। इसका अलग अलग कारण है। आपने बेरोजगारी का बात किया, मुद्रास्फीति बहुत जबरदस्त, जिस रफ्तार से खाद्यान्न की चीज का दाम बढ़ गया वो हो गया। साथ साथ बांग्लादेश का जो अलग अलग बैंक है, जो सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, एक के बाद एक घोटाला हुई है, एम्बेजलमेंट के आरोप है। तो ये जो भ्रष्टाचार और करप्शन है बैंकों के अंदर, इसके ऊपर भी बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के छात्र बहुत ही परेशान है। और आखिरी जो बात है, और इसके साथ में ये गोड्डा का, हमारे अडानी जी का प्रोजेक्ट के साथ हम जोड़ना चाहता हूं, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कम हो गया। बांग्लादेश का पूरा अर्थव्यवस्था जो कमीज बनाते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। बांग्लादेश जितना आपका निर्यात करते हैं, लगभग 75 से भी ज्यादा, 80% जो पैसा आता है ये गारमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये भी, इसके ऊपर भी ये जो भी सत्य में आएगा भी उसको भी सोचना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। और अगर आपको डॉलर में अडानी जी को, कंपनी को, गोड्डा का कंपनी में पैसा देना पड़ेगा, तो इसका असर क्या पड़ेगा बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था में, ये भी जो आने वाले दिनों में हमारे देश के, बांग्लादेश ढाका में जो भी अभी बांग्लादेश का जो सरकार आएंगे, वो जो भी चलाएंगे, और वहां के जो छात्रों हैं क्या जवाब देगा। तो मैं समझता हूं बहुत सारे, जैसे आपको हमने एक लंबा लिस्ट पढ़ के सुनाया, उसमें तो विवादित नहीं है, मगर ये शायद एक प्रतीक हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज्यादा विवादित इंडिया बांग्लादेश के बीच जो प्रोजेक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये अडानी जी का ये गोड्डा प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच परंजदा फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं दर्शकों को बता दूं, वहां का जो भी सत्ता परिवर्तन है वो बांग्लादेश और भारत के संबंध की बात है, ये व्यक्तिगत दोस्ती नहीं है। उस देश के लिए वहां जो भी हो, वहां की आवाम तय करेगी, उनको जो अच्छा लगता है वो करेगी, और भारत को जो अच्छा लगता है। लेकिन एक तरह से मैं परंजदा, हरदम मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व में जो भी डेमोक्रेसीज है उनके लिए भी एक वार्निंग बेल है कि आप कुछ समस्याओं को एड्रेस आपको करना ही होगा। आप उसको कारपेट के नीचे डिले नहीं कर सकते। जितनी जल्दी एड्रेस करेंगे उतना अच्छा है। चलते चलते थैंक यू सो मच परंजदा फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद आनंदवर्धन जी, थैंक यू सो मच।